सभी हमारे कमिश्नर, आईजी सहित सभी अधिकारीगण और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गांव में मुझे सुन रहे, ब्लॉक स्तर पर सुन रहे और वार्डों में सुन रहे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, अधिकारी, कर्मचारी, मित्रों, आज सबसे पहले तो मैं रायसेन जिले की टीम को, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को धन्यवाद देता हूं कि रायसेन में आपने कोरोना को कंट्रोल करते हुए पॉजिटिविटी रेट लगभग 1% तक ला दिया। मतलब संक्रमण को काबू करने में हम एक सीमा तक सफल रहे। मुझे ये कहते हुए भी संतोष है कि मध्य प्रदेश की स्थिति आज देश में सबसे अच्छी है। हमारा पूरे प्रदेश का समग्र पॉजिटिविटी रेट, मतलब 100 में से कितने लोग संक्रमित आते हैं टेस्ट के बाद, वो घट के 2.5% हो गया है। रायसेन का तो प्रदेश से बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि टेस्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं। टेस्ट घटा नहीं रहे, ना घटाएंगे। 72,000 से ज्यादा टेस्ट हुए और पॉजिटिव 1854 आए और स्वस्थ होके जाने वालों की संख्या 5,796 है। एक अच्छी बात यह भी कि रिकवरी रेट, मतलब ठीक होके जाने वालों की संख्या, स्वस्थ होके जाने वालों की संख्या भी 94.5% हो गई है। 94.5% से भी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अस्पतालों से तेजी से ठीक होकर लोग घर जा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयां, सारी चीजों का इंतजाम है। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं, मैं गांव में कहना चाहता हूं, वार्ड में कहना चाहता हूं और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से भी कहना चाहता हूं, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम निश्चिंत हो जाएं। ये ऐसी बहरूपिया बीमारी है कि जरा भी मौका मिला तो ये फिर से सिर उठा लेगी। अब आज ही मेरे पास मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। कई जिले ऐसे आकर जैसे जहां 0 पॉजिटिव केस आए, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं, मुरैना, श्योपुर, जहां केस बहुत घट गए थे, फिर से बढ़ गए जरा भी लापरवाही हुई तो आज हमें अच्छा लग रहा है, लापरवाह हो तो कल फिर बढ़ जाएगा। और इसलिए मैं जो आज आपसे चर्चा कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं रायसेन में आके कि सावधानी जरूरी है। गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बड़ी मेहनत करी है, ब्लॉक के और वार्ड के ग्रुप ने भी बहुत मेहनत की है और आपके सहयोग के कारण आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम कह सके कि हमने बीमारी को काबू में पाया है, किया है। लेकिन जरा भी हम निश्चिंत होकर निकले तो ये फिर सिर उठा लेगी। इंग्लैंड जैसे देश में 90 दिन के लॉकडाउन के बाद 12% केस बढ़ गए अनलॉक करते ही। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना है और जो जो करना है मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, जिले में खूब टेस्ट करना है और अपने गांव में भी टेस्ट कराओ भैया, सैंपल लो। अब कोई निश्चिंत ना हो जाए कि अब तो ठीक हो गया, अब क्या करना है, हम काहे को सैंपल दें। ये सैंपल लेना इसलिए जरूरी है कि जरा भी कहीं एक पॉजिटिव आया, सैंपल लिया तो पता चल गया तो हम उसको घूमने नहीं देंगे, या तो घर में और नहीं तो कोविड केयर सेंटर में उसको ले जाके रख देंगे। मान लो सैंपल नहीं किया अपन ने तो कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा, वो उनके परिवार के लोगों को पॉजिटिव करेंगे, गांव के लोगों को पॉजिटिव करेंगे और धीरे धीरे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी।
और ये बढ़ती चलते चलते, क्योंकि ये 1 से 10 में, 10 से 100 में, 100 से फिर 500 में होता है, 1000 में होता है। अचानक जब संक्रमित बढ़ जाएंगे तो एकदम विस्फोट हो जाएगा और बहुत संख्या आ जाएगी, फिर काबू में नहीं रहेगी। लहर इसी को कहते हैं। देखो, पहली लहर के बाद हमने काबू करने की खूब कोशिश की, केस सितंबर के बाद कम हो गए, और जैसे ही केस कम हुए हम निश्चिंत हो गए। शादी, विवाह, मेला, ठेला, आयोजन, रैलियां सब धुआंधार चलने लगी, और उसके कारण धीरे धीरे संक्रमण बढ़ता रहा। टेस्ट भी हम नहीं कर रहे थे, सरकार भी फीवर क्लिनिक में कह दिया कि जिनको हो बुखार आ जाओ टेस्ट कर देंगे, तो वो पॉजिटिव होते रहे, कई को पता ही नहीं चला, और वो कई को पॉजिटिव करते रहे, और उसी से फिर धीरे धीरे ये दूसरी लहर आ गई। अगर हम टेस्ट करते रहेंगे तो समय पे पता चल जाएगा। फिर टेस्ट करने के बाद हम दूसरा काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, मतलब जो पॉजिटिव आएगा उसके परिवार वालों का टेस्ट करेंगे, उससे मिलने जुलने वाले कौन है उनका पता करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे। तो जो पॉजिटिव आया है उसने अगर दूसरे को पॉजिटिव किया होगा तो उसको भी हम पहचान लेंगे और उसको भी फिर कोविड केयर सेंटर में या होम आइसोलेशन में ले जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, समय पे पता चलेगा, और पता चलेगा तो वो फैला नहीं पाएगा। आदमी से ही तो फैलता है ना, आदमी अगर नहीं घूमा तो नहीं फैलेगा। तो टेस्ट कराना, पॉजिटिव आए तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना। नंबर 2, उसके परिवार के पूरे लोग फिर सैंपल दें, दोस्त रिश्तेदार जिनसे मिला वो सैंपल दें। नंबर 3, किल कोरोना अभियान चलता रहेगा, मतलब आपके गांव में भी घर घर जाके कोई को सर्दी तो नहीं है, जुकाम तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, ये पूछते रहेंगे। पिछली बार क्या हुआ, कई को बुखार आया बताया ही नहीं, खांसी चली बताया ही नहीं, जुकाम हो गया बताया ही नहीं, घर ही इलाज करवाते रहे। और धीरे धीरे जब वो बढ़ा संक्रमण, तो जब तक गले नाक में था तब तक तो लगा कुछ नहीं, खराश बरास है, बुखार है। क्योंकि जब वायरस जाता है तो शरीर उससे लड़ता है, और लड़ता है तो बुखार आता है, तबता है। वो सिग्नल है कि पहले दिन ही तत्काल मामला पकड़ में आ जाए ताकि दवाई दे दें, और दवाई देके उसके संक्रमण को खत्म कर दें। ये कोरोना समय पे अगर पहचान लिया तो सर्दी, जुकाम, बुखार के अलावा कुछ नहीं है, जब तक वो नाक में और गले में है। लेकिन लापरवाह रहे तो 5-6 दिन में वो, मतलब 3 दिन के बाद इसकी संभावना होती, चौथे दिन 5वें दिन वो गले से उतर के फेफड़ों में पहुंच जाता है। और जैसे ही फेफड़ों में पहुंचा तो अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो वो इतनी तेजी से बढ़ता है, वहां मल्टीप्लाई होता है, और फेफड़ों को गलाना, खराब करना शुरू कर देता है। ये अपन कहते हैं ना, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट खराब हो गए, ये क्या है? वो फेफड़ों को खराब करता चला जाता है। और जब फेफड़े खराब होते हैं तो सांस में तकलीफ होती, तब फिर अपन भगते हैं कि मर गए, अब दिक्कत हो रही, तब तक देर बहुत हो जाती है। जो मौत हुई वो भी इसलिए हुई कि लेट आए, बताया नहीं। और कितनी वेदना होती है, फेफड़े खराब होते हैं, उनसे पूछो जिनको ऑक्सीजन लगी, वेंटिलेटर लग जाता है, कितनी तकलीफ होती है, सांस लेते नहीं बनता। और इसलिए मैं कह रहा हूं, किल कोरोना अभियान चला के सर्दी जुकाम बुखार वाले को तुरंत ढूंढना है। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, हर गांव में सुन रहे भाई बहनों से, कि भैया अपने घर में, गांव में सर्दी बुखार वाले छुपाने ही मत बिल्कुल। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, टीम घूमेंगी, तत्काल सूचित करना, तत्काल दवाई दे देंगे, सैंपल ले लेंगे, दवाई तत्काल ले लेंगे तो ठीक। मुझे भी तो कोरोना हुआ, मैं बैठा हूं आपके सामने, पहली लहर में हो गया। पहले दिन ही जैसे ही मेरे हाथ पांव में दर्द हुआ और हल्का बुखार आया, वैसे ही मैंने सैंपल दिया, सवेरे टेस्ट आए कि रिपोर्ट आई, मैं पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव हुआ तो मैंने 2 मिनट की देर नहीं करी, तत्काल मैंने इलाज शुरू कर दिया।
और आपने देखा होगा, समय अस्पताल से भी मैं पूरा काम करता रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग, बाकी सब चीजें, योग और प्राणायाम चालू रहा, दवाइयां चालू रही तो बढ़ा ही नहीं, छू के निकल गया। लेकिन घातक तब होता है जब अपन बताते नहीं हैं, और समय पे बताना आपकी ड्यूटी है। इसलिए किल कोरोना अभियान चलेगा ताकि समय पे पहचान लें और समय पे दवाई दे दें। चौथी चीज, कोविड केयर सेंटर हमारे चालू रहेंगे। कमिश्नर, कलेक्टर और प्रशासन के सब लोग बैठे हुए हैं, ये बंद नहीं करेंगे, अभी हम चालू रखेंगे। और एक कोशिश आप लोग ये करो कि होम आइसोलेशन में जगह नहीं है तो वो सब पूरे परिवार को संक्रमित करता है, तो गांव में भी लोग समझाएं, ब्लॉक में भी समझाएं कि भैया कोविड केयर सेंटर में चले जाओ, वहां डॉक्टर है, दवाई है, चाय नाश्ता भोजन सबकी व्यवस्था करेंगे वहां। उससे क्या होगा, वो व्यक्ति अलग हो जाएंगे तो बाकी को खतरा नहीं रहेगा और उनका इलाज भी ठीक हो जाएगा। और इसलिए कोविड केयर सेंटर हम चला के रखेंगे। अब ये 4 चीजें अगर हमने कर ली, सैंपल पॉजिटिव आए तो तत्काल इलाज, उनसे मिलने वालों का भी सैंपल ले लिया, दवाइयां दे दी, कोविड केयर सेंटर पे ले गए, तो इसका फायदा क्या होगा, पता चलते ही हम इलाज शुरू कर देंगे तो वो फैला नहीं पाएगा। तो एक चीज तो ये करनी है, और आपको लीड करना है गांव गांव में। हमारे वरिष्ठ नेतागण, विधायक साथीगण बैठे हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में लीड करेंगे, लेकिन आपको अपने गांव में लीड करना है, ब्लॉक में लीड करना है। अधिकारी कर्मचारियों को जैसी जिसकी ड्यूटी है उसको भी लीड करना है। ये चूक बिल्कुल नहीं होनी है। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज अब धीरे धीरे खोलेंगे, आखिर कब तक बंद रखें। अब मंडी बंद है तो किसानों का काम धाम बंद है, फिर कई तरह के काम बंद है तो मजदूरों को दिक्कत है, तो धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, एकदम सब चीज हम नहीं खोलेंगे। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम और ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बैठ के अपना विचार करे कि कौन सी चीज चलनी चाहिए और कौन सी नहीं चलनी चाहिए। जिला आपका यहां से मार्गदर्शन करेगा, गाइड करेगा कि क्या चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अंतिम फैसला आप करो। और ये क्यों जरूरी है, देखो, एक साथ आपने खोल दिया तो बाजारों में भीड़ हो गई, बाजारों में भीड़ हुई तो एक भी संक्रमित है तो वो 10 को 100 को करेंगे, तो फिर अपना नंबर बढ़ जाएगा। एक बात तो ये। दूसरे, दुकानदार दुकान खोले, आप नियम बनाओ कि आपकी दुकान खुलेगी तो इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, और जो पालन नहीं करेगा उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी, सीधी बात। क्योंकि दुकानदार की जिंदगी का सवाल तो है ही, ग्राहक की और जनता की जिंदगी का भी सवाल है। और इसलिए आप नियम बनाए, दुकानदार मतलब मास्क पहने, सैनिटाइजर रखे, दूरी बना के रखे, दुकान में ऐसे नहीं हो कि 2 लोग बगल बगल में ही सट के बैठे, वो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे दुकानदार के लिए भी गाइडलाइन बनाए और ऐसे ही खरीदार के लिए भी गाइडलाइन बनाए। दुकान के सामने गोले बनना जरूरी है ताकि गोलों में दूर दूर खड़े हों लोग, अपनी बारी आए तब सामान खरीदें, और जनता भी सड़कों पे उमड़ ना पड़े। और इसलिए राजनीतिक रैलियां बंद रहेंगी, धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, सामाजिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। शादी विवाह सुपर स्प्रेडर है। सुपर स्प्रेडर का मतलब होता है तेजी से फैलाने वाला। अब शादी तय हुई तो मेहमान आ गए, और मेहमान आ गए तो कुछ मेहमान तो निकट के रहते हैं तो घर में सब रहेंगे 1 दिन 2 दिन, और घर में रहते हैं तो घर में जगह सीमित है, तो अपन तो जानते हैं कि भाई गद्दा बिछाया और एक ही गद्दा पर 2-2 3-3 सो गए। हाल है, कमरा है, कितने पूरे भरे रहते हैं खचाखच, और उसमें एक भी अगर संक्रमित निकला तो पूरे के पूरे को संक्रमित कर देता है। इसलिए शादी विवाह के बारे में हर एक जानकार ने यही कहा है कि सबसे ज्यादा फैलने का खतरा इनसे, क्योंकि अंदर रहते हैं अपन। बाहर वायरस अगर मैदान में है तो कम प्रभावित करता, अंदर तो वो कसर ही नहीं छोड़ता बिल्कुल। जैसे ही सांस छूटी आपकी
वैसे ही दूसरे की सांस से चला गया वो नाक में। या रात में रहोगे तो रात में कोई मास्क सोते समय थोड़ी लगाते हैं लोग। इसलिए शादी विवाह भैया आप तय करो कि 5-5 लोग रहेंगे कि 10-10 लोग, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे शादी विवाह में। हर एक आयोजन का यह तय होगा कि अंतिम संस्कार भी होना है। तो भैया अंतिम संस्कार में इस समय संयम की जरूरत है। ये 10 लोग जाएंगे, ये 15 लोग जाएंगे, बस ज्यादा अभी नहीं जाएंगे। ये समय नहीं है ऐसा कि हम ज्यादा भीड़ लगा के जाएं। कोई भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे। ये आपको तय करना, कई चीजें आपको तय करना है, तो डिटेल आप करेंगे। मैं तो आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि ये आप भी तय करना गांव में कि मनरेगा की मजदूरी तो इतने मजदूर जाएंगे, मास्क लगा के जाएंगे और बगल बगल में काम नहीं करेंगे, थोड़े दूर दूर करेंगे। तेंदुपत्ता मान लीजिए टूट रहा है कुछ जगह, तो तेंदुपत्ता में एक पेड़ पे 2 नहीं तोड़ेंगे, दूर दूर तोड़ेंगे। अब गड्डी बना के लाएंगे तो इकट्ठे नहीं घुसेंगे। बैंक से किसान को पैसा निकलवाने जाना है, उपार्जन का पैसा फिर प्रधानमंत्री जी ने भी खाते में डाला, मैंने भी खाते में डाला, अलग अलग राशि डल रही है, उनको निकलवाना है और मजदूर को निकलवाना है। तो आप बैंकों की भी एक गाइडलाइन बनाओ, क्योंकि नहीं तो वहां भीड़ खड़ी है पूरी की पूरी, तो वो दिक्कत कर देगी, वो फैला देगी। तो बैंक से पैसा निकालने का सिस्टम, राशन की दुकान पर राशन लेना है तो गांव की समिति तय करे। आप सवेरे से लेकर रात तक दुकान खोलो, एक साथ ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। कितने लोग कैसे जाएंगे वो या भोपाल से थोड़ी देख सकते हैं, वो गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देखेगी कि ऐसे लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है 2 महीने का राशन निःशुल्क, हमने राज्य सरकार ने दिया 3 महीने का राशन। राशन की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन राशन लेने का तरीका वो आपको तय करना पड़े। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसी कई चीजें व्यवहार की हमको तय करनी पड़ेगी। याद रखो, कोरोना वायरस से कम फैलता है, हमारे व्यवहार से ज्यादा फैलता है। इसलिए दुनिया में कहा जाता है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करो, मतलब जिससे कोरोना का संक्रमण ना फैले ऐसा आचरण और व्यवहार करो। मतलब वही है कि एक दूसरे के बगल बगल में नहीं रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करना है, भीड़ नहीं होने देना है। और कोई तरीका ही नहीं दुनिया में, अभी यही तरीका है। देखो अभी भी अगर कम हुआ तो क्यों हुआ? पहले प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया पूरे देश में, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि सब कुछ लॉक था, कोई आ जा नहीं सकता था, रेल है बंद, हवाई जहाज बंद, तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा। इस बार हम लोग थोड़ा भूल भाल गए और लगा कि यार गया काय का कोरोना रोना, तो मस्ती के मूड में आ गए। मेला ठेला कार्यक्रम, शादी विवाह उत्सव आयोजन, तो तेजी से बढ़ गया वो। अब हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया तो फिर कम हो गया, लेकिन फिर भीड़ कर देंगे तो फिर बढ़ जाएगा। बताओ आप कब तक बंद करोगे भैया? ये बंद करना कोई तरीका थोड़ी है। और इसलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि कोरोना का वायरस भी रहेगा और जिंदगी भी चलेगी। हम काम काज सावधानी से करके दुनिया भी चलाएं, बाजार भी खुलें, खरीदारी भी हो, खेती भी हो, शादी ब्याह होना है तो वही 5-10 में हो। तो हम ऐसा करें जिससे हमको फिर संकट का सामना ना करना पड़े। और इसलिए हमने जनता को जोड़ा है, जनता से बड़ा कोई नहीं, आप ही तय करो सब चीजें। जो गाइडलाइन आए उसके हिसाब से संकट के समय जनता के साथ पूरी सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कसर नहीं की, उनका मार्गदर्शन गाइडेंस लगातार मिलता रहा। जब ऑक्सीजन नहीं थी, मैंने बात की माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो एयरफोर्स के विमान भेज दिए, खाली टैंकर ले लेके एयरफोर्स के विमान जा रहे थे। और जब लाना था तो टैंकर देर में आता था सड़क से चल के, तो रेल में धर धर के टैंकर लाए, ऑक्सीजन के टैंकर। तो जो मदद मांगी मिली। तो प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है, हम वो भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और दिन और रात हम सब लगे, मैं भी लगाऊं, आप सब लगे, दिन और रात कोई काम ही नहीं किया। इसके अलावा हमारी अफसरों की टीम ने दिन और रात मेहनत की। तो हमारा काम यही रहा कि हम कैसे कोरोना को कंट्रोल करें। तो हम लोगों ने कंट्रोल किया है, तो ये कंट्रोल अब बना रहना चाहिए। राशन निःशुल्क किसानों के खाते में मैंने पैसा डाला, प्रधानमंत्री जी ने पैसा डाला,
राशन में वो नाम भी जोड़ दिए कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं थी, जोड़े ना आप लोगों ने, ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। शहर के जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में पैसा डाला पहले, आज 4 बजे भोपाल से गांव के स्ट्रीट वेंडर के खाते में पैसा डालने वाले 1000-1000 रुपए, ताकि उनका काम भी चलता रहे। ये सारे काम हम कर रहे हैं ताकि जनता को दिक्कत ना हो। अब कोई बेटा बेटी अगर अनाथ हो गए तो उनके लिए हमने योजना बना दी कि भाई उनको 5000 रुपया महीना पेंशन देंगे। आखिर वो अपने बेटा बेटी है, माता पिता नहीं, तो हम तो हैं उनके लिए। तो जब तक बड़े नहीं हो जाते पढ़ाई भी फ्री करवाएंगे, उनकी राशन की व्यवस्था करेंगे, वो इंतजाम सरकार ने किया है। इलाज की निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बनाई है। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं बनाई जो जनता को राहत दे, क्योंकि आपका दर्द खत्म करना, समाप्त करना, ये हमारा धर्म है। जनता दुखी ना रहे, उसकी बेहतर सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना बाद में बनाई तो प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में इलाज हो जाए, उसका इंतजाम किया। ब्लैक फंगस अब कई जगह फैली है तो उसमें लगे हैं अभी। 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये सब काम में लगे हैं, लेकिन पूरी तरह से कोरोना आपके साथ मिलकर ही समाप्त करना है। मेरी आपसे अपील है, मैं बार बार आपसे बात करता हूं, आजकल आप देख रहे होंगे, इसलिए कि आप ही वो ताकत है जो कोरोना को गांव में और वार्ड में हराएंगे, ब्लॉक में हराएंगे। और इसलिए आप तय करेंगे कि गांव में दूरी कैसे रहे, गांव में मास्क कैसे लगे, गांव में काम करने कोई कैसे जाए, वार्ड में कैसे जाए, शहर कैसे खुले, कौन सी चीज चले, कौन सी चीज नहीं चले, ये सब आपको मिलकर तय करना है और अपन को मिलकर पालन करना है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कोरोना कंट्रोल करने में, जी जान लगा के काम करेंगे, लेकिन आपका भरपूर सहयोग उसमें चाहिए। अगर आप नहीं माने, आप मतलब सबकी बात नहीं करो, जो नहीं माने तो कितने संकट में पड़ते हैं। फिर दूसरा कौन क्या कर सकता है बताइए। गांव में तो आपको ही देखना है ना। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रहेंगे अब हमेशा। अभी कोरोना कंट्रोल कर रहे हैं, बाद में बाकी काम भी करेंगे, राशन बंटवाएंगे, योजनाओं का लाभ दिलवाएंगे, अलग अलग तरह के काम में लगे रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है रायसेन जिले की पॉजिटिविटी अब 1% के आसपास आ गई है, 1.08% के। अब ये बढ़ने नहीं देंगे, हम जीरो करेंगे इसको, जीरो। और जीरो का टारगेट भी बनाया आप लोगों ने कि 5 मई तक एक्टिव केस ही, 5 जून तक एक्टिव केस ही जीरो कर दोगे। तो आपके साथ मिलकर इसको जीरो करना है। ये जीरो होगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, तभी फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और दूसरा काम जो प्रमुख करना है वो है वैक्सीनेशन, मतलब टीका लगवाना है। एक जो सावधानी मैंने अभी बताई वो है, दूसरे टीका लगवाना है, क्योंकि सुरक्षा चक्र अगर कोई है तो वो है टीकाकरण। अब कोई एक आध घटना अभी बता रहे थे हो गई तो लोग कहने लगे अरे यार वो तो बुखार आता, बुखार तो आएगा, कई लोगों को आता है। आपने जब माता निकलती थी अपने गांव में, ध्यान होगा आपको, माता कहते थे हम लोग चेचक, माता निकली, तब आपको पता होगा अपनी अपनी बाह पे, मेरे उम्र वाले तो सभी होंगे 3 निशान बने होंगे, क्योंकि गोदते थे, पकता था, और पक के फिर वो निशान अच्छा नहीं पकता था तो कहते अच्छा नहीं लगा टीका। उस समय मुझे अभी तक याद है, कहले पका नहीं, बोले अच्छा नहीं लगो, लेकिन पकने का मतलब ये मानते थे। अच्छा बुखार भी आता था उस समय। तो जब कोई टीका लगेगा मतलब दवाई शरीर में जाएगी, दवाई शरीर में जाएगी तो शरीर भी तो रिएक्ट करता है ना, कोई बाहर की चीज जाती तो उसके कारण बुखार आता है, लेकिन उसके बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और वो वायरस का मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। टीकाकरण के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि जान चली जाए, वो होगा और या तो होगा ही नहीं, और होगा तो साधारण होगा, उससे जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं। अमेरिका टीकाकरण में लगाए, इंग्लैंड टीकाकरण में लगाए, फ्रांस टीकाकरण में लगाए, जर्मनी, जापान, सिंगापुर टीकाकरण में लगे। परमानेंट बचाव है, रूस टीकाकरण में लगाए, परमानेंट बचाव है टीकाकरण। और इसलिए हमको टीका करवाना ही है, लगवाना ही है। और टीका लगवाने का काम कौन करेंगे? आप।
गांव ही जिम्मेदारी संभाले कि मेरे गांव में कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करे, गांव की मीटिंग करे, घर समझाए, बातचीत करे कि मेरा गांव, अभी हमने कहा कोरोना मुक्त गांव, अब मेरा गांव टीकाकरण में 0 संख्या बची है, सबको हमने वैक्सीनेशन कर दिया, मेरे गांव में सबको टीका लग गया, यह अभियान आप चलाएं। मेरे वार्ड में सबको टीका लग गया, यह अभियान आप चलाएं। अभी थोड़ी टीके की उत्पादन के कारण उपलब्धता सीमित है। अभी युवाओं को हम पोर्टल पे लगा रहे थे, अब कई जगह मुझे बताया कि वो पोर्टल पे तो कई लोगों को दर्ज करने नहीं आता, गांव में कहां से करेंगे। तो अब हमने तय कर दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू रहेगा और ऑफलाइन भी हम कर लेंगे। ऑनलाइन अगर लगवाने 6 आए, 7 आए, 3 नहीं आए तो ऑफलाइन उनको भी लगाएंगे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था करेंगे। आपके गांव में आपका टीकाकरण होगा। आप माहौल यह बनाइए कि मैं भी टीका लगाऊंगा और बाकी सबको भी टीका लगवाऊंगा। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार टीकाकरण के लिए वैक्सीन आए उसके लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा है कि इस साल बहुत वैक्सीन बनेगी, केवल एक नहीं। अभी कोवैक्सीन को भी सीड ला रही है। अब हमने 5 करोड़ 29 लाख डोज का ऑर्डर दिया है दोनों का, जो अपने जवानों को लगनी है। ऊपर 45 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी निःशुल्क दे रहे हैं टीका, अब वैक्सीन। और हमने एक ग्लोबल टेंडर भी कर दिया 1 करोड़ वैक्सीन का। तो जैसे जैसे आती जाएगी हम आपको ज्यादा वैक्सीन देते रहेंगे ताकि टीकाकरण हो सके। लेकिन कुछ गांव में जितनी जाती उतनी नहीं लगती, तो अब वो लगना चाहिए और कोई भी बेकार नहीं जानी चाहिए। अब वो 10 का बाउल रहता है या 20 का, मतलब एक वो जो सीसी रहती है जिसमें से इंजेक्शन से निकालते हैं दवाई इंजेक्शन में, वो रहती है 10 की या 20 की। उसमें दिक्कत ये है कि अगर 10 की में से 7 को लग गए, 3 को नहीं लगे तो वो बेकार हो गई, फिर वो खराब फिक जाती है। तो हमको फिकने नहीं देना है। 0% वेस्टेज होना चाहिए रायसेन जिले में। मतलब 7 आए, बाकी 3 को बुलाओ, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, कोशिश करें। तो टीकाकरण के लिए भी आप माहौल बनाएं। मैं अपने जनप्रतिनिधि साथियों को आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने काम बहुत अच्छा किया। अभी बस ये 3-1 महीने का काम अपना और दिन रात इस पर ध्यान रखने का, नजर रखने का। अपन तो तय करें कि हम तीसरी लहर नहीं आने देंगे। वो लहर कैसे आएगी? लापरवाही से लहर आएगी। लापरवाह नहीं रहे और अपन ने, मैंने जो उपाय बताए कि तत्काल टेस्ट और टेस्ट के बाद इलाज, तो मुझे लगता है तीसरी लहर को अपन काबू में कर लेंगे। लेकिन तैयारी उसकी पूरी करेंगे। तो अलग अलग आप सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि कहां कहां आईसीयू बेड के बढ़ना चाहिए, कहां ऑक्सीजन बेड बढ़ना चाहिए, वो भी हम कोशिश करेंगे। बच्चों का वार्ड भी बनाएंगे ताकि अगर कोई ऐसी आफत आ जाए कि बच्चों को भर्ती करना भगवान ना करे आए, लेकिन तैयारी सब करनी चाहिए अपन को। ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे ताकि ऑक्सीजन की मारामारी ना बचे, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता हो, वो भी सुनिश्चित करेंगे। तो वो स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाओं को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। बस आपसे निवेदन है ये 2 ही चीज, एक कोविड का संक्रमण ना बढ़ने देने वाला व्यवहार और दूसरे टीकाकरण, ये जरूर कराएं और जवाबदारी आप संभालें। हम आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है, लेकिन याद रखना संभालना आपको है, अकेला शिवराज नहीं संभाल सकता। तो अपने अपने गांव की जवाबदारी संभालिए, वार्ड की जवाबदारी संभालिए। मैं अपने कर्मचारी अधिकारी मित्रों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि संकट की घड़ी में उन्होंने दिनों रात काम किया और काम करते करते कुछ मित्र तो ये दुनिया ही छोड़ के चले गए। उनके लिए हमने 2 योजनाएं, एक भगवान ना करे लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से मृत्यु अगर हुई है तो उसी पद पे हम नियुक्ति देंगे परिवार के सदस्य को, और उसमें सब कर्मचारी शामिल है, नियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी, कलेक्टर रेट वाले, आउटसोर्स वाले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ऐसा कोई भी हो, सेम पोस्ट पे तत्काल भर्ती दी जाएगी युद्ध स्तर पे। और अनुग्रह राशि 5 लाख रुपया देने की व्यवस्था की है। भगवान ना करे किसी को लेने की नौबत आए, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ भी संकट के समय हम खड़े हैं। मेरे बहनों और भाइयों, फिर एक बार यही अपील है कि कोविड को कंट्रोल करना है और हम मिलकर करेंगे।
अभी भी किया है और आगे भी करेंगे। और आप सबके प्रयासों से मुझे पूरा विश्वास है कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी, रायसेन जिला जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा, अपना देश जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।